जी जी, अब सबको मेरी तरफ से और कलमकार इंटरनेशनल की जानब से खुशामदीद। सुनने वालों को और देखने वालों को भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। इसको सुने, और चूँकि अदब जो है वो ना तो किसी एक खित्ते का और ये ना कोई मुक़य्यद कर सकता है, बल्कि अदब जो है वो बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है, जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे आज। उर्दू अदब में पाकिस्तानी मसीहों का किरदार। जैसे पाकिस्तान के मसीहों ने सेहत और तालीम के मैदान में बहुत काम किया, गिरां कदर काम किया, ऐसे ही अदब में भी पाकिस्तान के मसीही खासतौर पर पीछे नहीं है। किसी से पीछे नहीं है, बहुत आगे हैं, बहुत काम किया है। बहुत सी अब भी नौजवान जो पढ़ रहे हैं, वाक़ई अदब में काम कर रहे हैं। और हमारी जो तंज़ीम है खासतौर पर कलमकार इंटरनेशनल जो है, हम चाहते हैं कि अदब, उर्दू अदब हो, पंजाबी अदब हो, उसको हम इसको इसको फ़रोग़ दें। और जब हम उर्दू की बात करते हैं, किसी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो वो एक चार चंद अल्फाज नहीं होते या चंद लफ्ज़ों का मजमुआ नहीं होता, बल्कि उसके पीछे एक तारीख, एक कौम और मुख्तलिफ रहने-सहने का तरीका, तमद्दन और इस तरह का मुख्तलिफ होते हैं। पूरी एक मुआशरा नज़र आता है, पूरी तारीख नज़र आती है। तो आज हमारा जो टॉपिक है, मौज़ू है, वो है उर्दू अदब में पाकिस्तानी मसीहों का किरदार। तो मैं तारफ़ कराता चलूँ थोड़ा। हम चाहेंगे कि कुछ दोस्त भी आप थोड़ा-सा, अगर आप अपने बारे में थोड़ा-सा बता दें, तो कुछ मैं थोड़ा-सा मुख्तसर बताऊँगा। मेरे साथ जो है वो मामनत कर रहे हैं, जनाब नईम वाज साहब हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। मसीही हल्के में भी और गैर मसीही हल्के भी मकबूल है, उनको लोग जानते हैं। मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं, तज्ज़िया निगार हैं और कालिम निगार हैं। तो बहुत सी अख़बारात के साथ भी इनका ताल्लुक है। और इस तरह से मेरे साथ एक आसिम मकसूद खन्ना साहब, जो नौजवान हैं और उन्होंने बहुत काम किया है, और ख़ास तौर पर अदब के हवाले से, और एक दानिश्वर हैं। इनका ताल्लुक यूएसए से है। तो मैं आपको सर खुशामदीद कहता हूँ। और थैंक यू, शुक्रिया। मैं इनके बारे में बताता चलूँ कि आसिम खन्ना जो है वो ना सिर्फ़ एक दानिश्वर हैं, बल्कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। मैनेजमेंट लीडरशिप की तालीम देते हैं और जदीद दौर के दानिश्वर हैं। जदीद दौर की जो मुश्किलात हैं, या गहरी नज़र रखते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, अपने इर्द-गिर्द के माहौल पर, पूरी दुनिया पर गहरी नज़र रखते हैं। तो जनाब मेरे तीसरे जो गेस्ट हैं, जनाब डॉक्टर अनील सैमुअल साहब हैं, जो उर्दू में पीएचडी हैं। आजकल एफसी कॉलेज में प्रोफ़ेसर हैं और कॉलेज के उर्दू के डिपार्टमेंट के हेड हैं। जी, तो वन्स अगेन थैंक यू सो बहुत मच सर। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया आप सबका। आपने वक़्त निकाला और हमारे इस चैनल को, कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफ़ॉर्म को रौनक बख्शी। आप यहाँ पे जलवा अफ़रोज़ हुए। ये मेरे लिए और इस कलमकार की पूरी तंज़ीम के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, बड़े एज़ाज़ की बात। तो नईम साहब, मैं थोड़ा-सा ना, आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ और इस प्रोग्राम का मकसद क्या है? हम ये थोड़ा-सा आप बता दें जनरली, तो फिर हम आगे चलते हैं। मुझे सर कहा आपने? जी, जी, जी। जी, जैसा आपने मेरे बारे में काफ़ी कुछ बता दिया, बल्कि ज़्यादा ही बता दिया। हाँ जी। तो आपकी बड़ी नवाज़िश, बड़ी मेहरबानी। आप सारे मेरे लिए मोहतरम हैं। तो उर्दू अदब के हवाले से एक जो टॉपिक हमने चुना है, इस पे और चैनल्स पे भी बात हुई है पिछले दिनों। जी। तो इस पे जितनी भी बात की जाएगी वो कम है, क्योंकि जैसा कि अभी आपने फरमाया था कि जिस तरह हमारी कम्युनिटी की सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और फोर्सेस में खिदमत के हवाले से कोई भी देख लें, बहुत सी खिदमत हैं। और कानून में हमारे जस्टिस ए.आर. कार्नेलियस और इस तरह, तो ये उर्दू अदब में एक्चुअली हमें गिना ही नहीं जाता, सही बात है। लेकिन देखा जाएगा तो अभी जब टाइम आएगा मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि उर्दू जो अखबार हैं ये कब शुरू हुए और मसीहों ने इसमें अपना हिस्सा कब डाला। तो ये सारी बातें साथ साथ चलते चलते हो जाएंगी। हमारे बड़े
मौजूद और मोहतरम और पढ़े लिखे लायक लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। तो जी सर, आप शुरू जी करें। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनिल साहब अपना जरा अनम्यूट करें। आपने जी चूंकि आप पढ़ा रहे हैं, आपका दरसो तदरीस से ताल्लुक है, जी तो जी मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पहला सवाल नहीं है ये कोई इतना, मतलब बहस कर रहे हैं कि अदब जो है वो, जब हम अदब की बात करते हैं या और उसके बाद एक लैंग्वेज लग जाती है, उर्दू अदब या पंजाबी अदब या कोई भी और भी अदब, किसी भी लैंग्वेज का अदब जो है वो उसका क्या मतलब लेते हैं हम, किस तरह लोगों को, और जो हमारे सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं जो बाद में देखेंगे भी इसको, तो उसको क्या समझेंगे, या मतलब इससे हम क्या समझाना चाहते हैं लोग, व्हाट इज अदब, क्या अदब क्या है? जी, असल में अदब की मुख्तलिफ डेफिनेशंस हो सकती हैं कि मेरे ख्याल में जब कोई ज़ुबान जो है वो इतनी मैच्योर हो जाती है, इतनी पुख्ता हो जाती है, एक वक्त आता है कि उसमें फिर लोग इंसानी जज्बात और एहसासात को लफ्ज़ों में अदा करने के जब काबिल हो जाते हैं तो उसको यानी ख़ास तौर पर लिखे हुए को हम अदब मान लेते हैं। और अदब जो है ये एक इज्तमाही इंसानी विरसा है, मुख्तलिफ ज़ुबानों में मौजूद रहता है, लेकिन बुनियादी इसका जो सब्जेक्ट है वो इंसान है। यानी इंसान के मामलात, इंसान के एहसासात, जज्बात, नफ्सियात, फ़लसफ़ा, इन सब को किसी ख़ास पैराए में किसी सलीके से जब लफ्ज़ों के सुपुर्द कर दिया जाता है तो वो अदब कहलाता है। अदब की बहुत सी असनाफ़ हो सकती हैं, जिसमें शायरी है और नसर है, दो बुनियादी असनाफ़ हैं इसकी। और ये एक मुख्तसर सा अदब का बहुत तारुफ मेरी बहुत नज़र से। जी जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। तो नईम साहब कोई, जी जी, हम चलते हैं, मेरा ख्याल हम इससे शुरू करते हैं कि अदब जो है वाकई, एक तो उसमें जो शायरी है और नसर है, ये दो चीजें हैं, और उसके अंदर जो शायरी के अंदर जो असनाफ हैं और भी हैं। तो हम इससे जरा थोड़ा सा और आगे चलेंगे कि जैसे उर्दू अदब आजकल जो है वो, हम पहले ही बात कर लेते हैं कि आजकल जो है वो अदब जो है, या तो उसके अंदर कोई वो अट्रैक्शन नहीं है, कशिश नहीं है, या वो लोग जो है यानी कि नौजवान बच्चे जो है या इस दौर के जो लोग हैं इस तरफ आते नहीं है। ये क्या वजह है? क्या सोशल मीडिया है, ये ये टेलीफोन है, ये मोबाइल वगैरह सिस्टम है, ये क्या चीज है ये? इसके ऊपर हम बात करेंगे, अपना अपना जरा आइडियाज हम देंगे, तो जरा थोड़ा सा एक तरफ हम चलेंगे फिर, तो फिर उसके बाद फिर आजम साहब की तरफ चलते हैं। तो आजम साहब से मैं यही सबसे यही कि अदब की तरफ लोग राग़िब क्यों नहीं होते हैं, आजम साहब? अच्छा, ये दो तीन चीजें हैं इसमें। जी आप अगर जापान में है ना सफर कर रहे हैं ट्रेन पे, जी जी तो आप देखेंगे कि हर बंदे ने किताब पकड़ी होगी, ठीक है। जी तो इसी तरह अमेरिका में आप देखें कि बहुत सारा अभी जो बच्चों का खास तौर पे अदब क्रिएट किया जा रहा है, उसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। तो थोड़ी सी चेंज जमाने के साथ ये आ गई है कि लोग पहले अदब सिर्फ पढ़ते थे, अब वो अदब सुनते भी हैं, देखते भी हैं। ऑडियो टेप्स आ गई हैं, ठीक है। लोग गाड़ी में जाते हुए, मैं ज्यादातर किताबें जो हैं वो सुबह ट्रैवल करते हुए सुनता हूँ, क्योंकि मेरा ज्यादा काम जो है वो ट्रैवल कर। तो ये चेंज है। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी मुआशरे को देख के ये कह रहे हैं कि अदब से दिलचस्पी हमारे पाकिस्तान में कम हुई है, तो मुझे जो उसकी वजह नजर आती है कि जो सोशल मीडिया है ना, उसके जरिए हमारी हो गई है पूरी दुनिया तक रसाई। लोग पाकिस्तान में बैठ के अपना तर्ज जिंदगी और मयार जिंदगी देखते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं वेस्ट के साथ। तो जब ऐसा होता है तो फिर इंसान के अंदर एक एहसास पैदा होता है कि भी मेरे पास ये चीज क्यों नहीं, फिर उसके सोचने का अंदाज बदल जाता है।
फिर उसको एहसास होता है कि अच्छा भी हाँ, मैं अगर एक मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, ये मुझे बड़ा वेस्टर्न स्टाइल घर चाहिए, तो मैंने क्या करना है? फिर वो अपने गोल्स चेंज करता है, ठीक है? उसके लिए मुल्क से बाहर निकलना, वैसी तालीम हासिल करना, मौजूदा ज़माने, तो वो जो एक ख़ास किताबों के साथ जो मोहब्बत थी ना, जो गालिब को, मीर को पढ़ने का जो शौक था, वो ज़माने की ज़रूरियात के मुताबिक मैं कह सकता हूँ कि कम हो गया। वैसे लिखने वाले बहुत अच्छा लिख रहे हैं। आजकल बहुत वो क्या कहते हैं कि सादा तरीके से जज़्बों को बयान करने का जो है वो अंदाज़ सामने आया है। तो ये भी जो है ना, हमें एक इस चीज़ को भी जो है वो सामने रखना चाहिए कि भी ये जो एक एहसास पैदा हुआ है, एक लफ्ज़ यूज़ होता है सॉफ्ट पावर। भी एक तो ये होता है कि मुल्क जो होते हैं ना, वो जंगें करके दूसरी तहज़ीबों पे कब्ज़ा कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर ये होती है कि आप अपना लाइफ़स्टाइल जो है, वो दुनिया को दे देते हैं। जी, जी। तो अभी रिसेंटली इंडिया में एक अमेरिकन कॉफ़ी शॉप खुली है, स्टारबक्स। लोग 2-2 दिन पहले लाइनें लगा के उधर खड़े हुए हैं कि जिन्होंने वो कॉफ़ी पीनी है, और उसकी रीज़न क्या है कि वो किसी अमेरिकन स्टार को देखते हैं कि वो हॉलीवुड में किसी ख़ास अंदाज़ से, ख़ास टी-शर्ट पहन के, तो वो कॉफ़ी पी रहा है। तो ये सॉफ्ट पावर जो है ना, जो वेस्ट की तरफ से आई है, ठीक है? नौजवान नस्ल जो है ना, उसका रुझान ज़्यादा उस तरफ हो गया है। वो वैसा लाइफ़स्टाइल चाहते हैं, जो अनफॉर्च्यूनेटली कुछ तीसरी दुनिया के ममालिक में हम नहीं दे पाए। तो उस वजह से ना, ये जो इस तरह उस दुनिया में दाखिल होने की ख्वाहिश है, उसने लोगों का जो अदब से रुझान है ना, वो कम किया है। तो इसके साथ जो बात एक और आती है, वो ये है कि क्या हम अपने अदब को उस लेवल पे लेके गए हैं, जो अ, फिर पेरेंट्स जो हैं वो कहें कि हाँ, भी नहीं, ये बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो अदब है, उसमें कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ज़्यादा है। अ, जैसे मैं आपको एक छोटी-सी बात बताता हूँ, एक बड़ी छोटी-सी बच्चों की कहानी है, अगली डकलिंग। नाम ही लगता है कि भी अगली डकलिंग। ये एक बदसूरत बतख के बच्चे की कहानी है। वो पैदा होता है, स्टोरी बच्चों की है, अब आप देखें कि इसका एंड रिजल्ट कहाँ पे पहुँचता है। वो एक बदसूरत बतख का बच्चा है, तो लोग उसको ना, वो दूसरे परिंदे देखते हैं तो उसका मज़ाक उड़ाते हैं। जी, अच्छा, जी। अब उसी चीज को देख के उस बतख के अपने बच्चे भी जो हैं उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ नजर आता है। तो वो एक दिन फैसला करता है कि भी वो अपना घर बार छोड़ के तो निकल जाएगा कहीं और, तो वो घर छोड़ देता है। तो फिर स्टोरी जैसे जैसे आगे चलती है, वो कभी एक जगह पे जाता है, कभी दूसरी जगह पे जाता है, तो कहीं वो रह नहीं पाता। तो अचानक एक दिन वो कुछ परिंदों को उड़ते हुए देखता है। तो वो कहता है, उसको अच्छे लगते हैं, वो कहता है मैं भी इन्हीं के साथ चला जाता हूँ। तो जब वो उड़ के चला जाता है, तो वो एक बहुत बड़ी झील पे पहुंचता है। जी। वहां पे जाता है और पानी में जब अपना अक्स देखता है, तो उसको पता चलता है कि वो बदसूरत नहीं, वो मुख्तलिफ है। वो बतख का वाह! बच्चा नहीं, वो एक राजहंस है। अच्छा, तो वहां वाह! पे फिर उसकी खूबसूरती को देख के सारे उसके पास आते हैं। लेकिन अब ये एक बड़ी सादा सी कहानी है, जो यूरोपीय अमेरिका में बच्चों को पढ़ाई गई है, लेकिन इससे आप देख लें, उन्होंने मैसेज इतना बड़ा दे दिया है, कैरेक्टर बिल्डिंग की है, कि अपने अंदर का पोटेंशियल पहचानने की कोशिश करें। भाई, इस राजहंस को बतख जो थे, वो उसकी तज़हीक हुई, बेढंगा कहा गया, लेकिन फाइनली उसने अपना पोटेंशियल पहचाना कि वो असल में एक राजहंस है। तो राजहंस है दूसरा और वो मुख्तलिफ है दूसरे। मुख्तलिफ है। दूसरा ये है कि जो लोग हमसे मुख्तलिफ, ये देखेंगे बच्चों को सिखाया जा रहा है कि जो लोग हमसे मुख्तलिफ हैं, हमारा उनके साथ रवैया, आपका रिलीजन अगर फर्क है, आप कपड़े फर्क पहनते हैं, अगर आपका रंग फर्क है, ये चीजें कैरेक्टर बिल्डिंग बचपन में वो कर रहे हैं। एलिस इन वंडरलैंड है, ठीक है, सादा सी कहानी है, बच्चों की लगती है, लेकिन वो राइटर
जो हैं वो बहुत अजीम राइटर्स हैं। भाई मैं उसकी भी एक मिसाल दे देता हूँ। एलिस घूमते घुमाते जो है वो जंगल में रास्ता भूल जाती है, तो उसका सामना एक और कैरेक्टर से होता है, चेस्टर कैट। तो उससे पूछती है कि मैं कौन सा रास्ता लूं। ये जिंदगी का बहुत बड़ा सवाल है आज की जनरेशन का। हाँ जी, मैं कौन सा रास्ता लूं। तो वो जी जी चेस्टर कैट से पूछती है एलिस के मैं कौन सा रास्ता दूं, और चेस्टर कैट का आगे जवाब बड़ा जबरदस्त है। वो कहती है कि अगर तुम्हें अपनी मंजिल का पता है, तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी मंजिल क्या है, तो फिर मैं तुम्हें रास्ते की हेल्प कर सकती हूँ। अगर तुम्हें अपनी मंजिल का ही पता नहीं तो फिर कोई भी रास्ता ले लो, इट डजंट मैटर, इससे फर्क ही कोई नहीं पड़ता। बिल्कुल सही। ये देखें, इतने बड़े सबक जिंदगी के ये बच्चों के अदब में पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। और जब बड़े भी उनको पढ़ते हैं वो कहते हैं यार कमाल लिख दिया है। और ये इस तरह के जो नॉवेल्स हैं, ये दुनिया के अगर आप को 20-25 तगड़े नावल जो हैं उनको इकट्ठा करें तो ये उनमें शामिल होते हैं। बहुत अब अच्छा। क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमने इस लेवल का अदब क्रिएट किया है? क्या हमारे लेवल नौजवान जो है उन्होंने रोबिन्सन क्रूसो जैसा नावल पढ़ा है जिसमें एडवेंचर ही एडवेंचर है कि हाँ यार जिंदगी बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं आता, इसके बावजूद जिया जा सकता है, इसके बावजूद उम्मीद रखी जा सकती है। तो क्या हमने ये उम्मीद जो है अपने अदब के जरिए से वो दी है? तो नौजवानों पे भी हम कह सकते हैं, लेकिन ऊपर से हमारे ऊपर भी ये जिम्मेदारी उतनी आयद होती है कि क्या हम इस लेवल का अदब जो है वो तख्लीक कर सके हैं जो मॉडर्न जमाने के मुताबिक और नौजवानों की जरूरियात के मुताबिक हो। बहुत खूबसूरत आपने जो ये बात की है कि अदब जो है लोगों की जो चेहते या डायरेक्शन सेट करता है। तो नईम साहब, मैं चूंकि आप मेरे साथ मावनत कर रहे हैं, आप भी, मैं तो आपके सामने एक सवाल रखता हूँ क्योंकि आप चूंकि नईम साहब एमडिव भी हैं, ऑर्डेन्ड पास्टर भी हैं और पाकलाम को बड़ा इनका गहरा ताल्लुक है और बड़ा मतलब गहरे तरीके से जानते हैं। नईम साहब, क्या हमारा अदब जो है आजकल का अदब है या पुराना अदब है, जो भी अदब है पाकिस्तान के लेवल पे आप देखेंगे, चूंकि हम मसीह पाकिस्तान के मसीहों की बात कर रहे हैं, तो क्या हमारा अदब भी लोगों की अच्छी डायरेक्शन में ले जा सकता है कि उसके अंदर वो वही है नफरत है और उसके अंदर वही मुख्तलिफ किस्म के जो ग्रजेस हैं और ग्रीवेंसेस हैं या कोई मतलब इस तरह का बड़ा प्रॉब्लम है। तो क्या आप समझते हैं कि हमारा अदब जो है वो इन तमाम लफ्ज़ों से पाक है या पाक होना चाहिए? ये सवाल निकला है। जी जी बशीर साहब, आपके सवाल को ना समराइज करके सादा कर देता हूँ। हाँ जी। कि जो अदब हमने तख्लीक किया है या कर रहे हैं, क्या वो बच्चों को इंसानियत सिखाता है? जी जी जी, या उनकी ज्यादा कैरेक्टर बिल्डिंग करता है या नहीं? जी, तो इसमें सर अगर मैं अपने खित्ते की बात करूं, पाकिस्तान की, तो बदकिस्मती से इसका सवाल जवाब जो है वो ना में है कि नहीं जी। हमने अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दे रहे या कुछ भी नहीं बता रहे, जैसा कि एक मखसूस माहौल में एक मखसूस बैकग्राउंड में सारा कुछ उनको बताया जाता है। मैं अपने बचपन की बात करता हूँ कि जब हम छोटे थे तो बच्चों के लिए मुख्तलिफ रसाइल आते थे, जैसे लैलो निहार, बच्चों की दुनिया या और इस किस्म के स्टोरीज होती थी, तो वो हम पढ़ते थे। फिर जब लड़कपन में मुझे कुछ थोड़ा सा घर की तरफ से ये शौक पैदा हुआ, तो मुझे याद है कि कोई चीज पढ़े बगैर रात को नींद नहीं आती थी। तो जब तक अखबार का कोई पुराना टुकड़ा जो है वो नहीं पढ़ लेना, या सुबह की पढ़ी हुई अखबार नहीं पढ़ लेनी, या कोई रसाले का कुछ हिस्सा थोड़ा सा, नींद नहीं आती थी। अब यही काम जो है ये हमारे मोबाइल ने ले लिया है कि जब तक आंखें नहीं बंद होना, और मोबाइल में सर आप सिलेक्शन को आपके अपने हाथ में, लेकिन बदकिस्मती से हमारे चूंकि बच्चों की रहनुमाई नहीं होती, इसलिए वो सिलेक्शन के हवाले से, जैसा अभी खन्ना साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि वो खातून जब पूछती है कि कौन सा रास्ता लूं, तो उसने कहा कि भाई अगर मंजिल का पता है तो मैं रास्ता बताता हूं। तो ये हमारे आजकल के बच्चों का यही मामला है कि उनके पास अदब हासिल करने के या अदब पढ़ने के जराए तो बहुत से हैं,
लेकिन उनके पास उनको रास्ते का नहीं पता, इसलिए फिर वो भटक जाते हैं। और हम जानते हैं कि सोशल मीडिया में हमारे पास क्या कुछ अवेलेबल है, और हम बिल्कुल अपने बच्चों पे नजर नहीं रख सकते, ये बेमुहाल मुआशरा है। लेकिन जैसा उन्होंने बताया, अमेरिका में या मगरब में ये बहुत कुछ बच्चों के लिए हमें मिल जाता है, फिल्मों की सूरत में, किताबों की सूरत में, लिटरेचर की सूरत में। जी जी तो जी ये बात है कि सरे दस्त हम ये कह सकते हैं कि हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है बच्चों के तालीम और तरबियत और अदब के हवाले से पाकिस्तान में। जी जी जी। तो जी मैं जी इधर ना एक जी बशीर साहब बात ऐड करना चाहता हूँ। एक बड़ी ना पुरानी चाइनीज से मंसूब है ये कहावत, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कहाँ से है, कि एक लंबा सफर छोटे कदम से शुरू होता है। जी बिल्कुल। तो इसको अमेरिका में एक यहाँ पे दानिश्वर थे गॉर्डन बी हिंकली, तो उन्होंने कहा था कि इसी तरह एक क्लिक जो है ना कंप्यूटर पे या मोबाइल पे, एक बटन आप दबाते हैं हाँ जी तो वो फैसला करता है कि आप किस साइड पे जा रहे हैं, किस साइड पे जा रहे हैं। नईम साहब ने जो इशारा किया है ना, वो हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया में जो गलत साइट्स है ना, उस पे सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जाते हैं। बिल्कुल तो सही बात। हाँ जी वो एक क्लिक जो है ना, उसको संभालना, एक कदम को संभालना कि वो रॉन्ग डायरेक्शन में ना जाए, वो जो है ना, वो अदब जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो हाँ जी, ये हम जैसे हमने मुताला पाकिस्तान है, या जब जैसे हमने दरसी किताबें पढ़ी हैं, अब तो कुछ बदल गया है, कुछ चीजें चेंज हुई हैं, लेकिन उसके बाद जो 60% लोग हैं, मेरी नजर के मुताबिक, मेरी अकल के मुताबिक, मेरी जो नाक़िस राय है, जो 60-70% है वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं कुछ लोगों को। मैं शायद बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये ज्यादा नहीं मैं उसको करता, क्योंकि वो कहते हैं जी वो देखे जी वो पता नहीं क्या है, वो उस तरफ जो जा रहे हैं वो पता नहीं, सोचते नहीं कहाँ जा रहे हैं और क्या करना है। जैसे पिछले दिनों वो एक बंदे को मारा गया और बुरी तरह उसको कत्ल कर दिया गया, श्रीलंका का बंदा था। तो जी ये कुमारा, हाँ जी हाँ जी, प्रियंका कुमारा। प्रियंका कुमारा। तो ऐसा जो है कि क्या मैं डॉक्टर नील साहब, क्या ऐसी बातों को ये समझाया नहीं जा सकता कि यार ये जो बात सही है, को कैरेक्टर फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं खन्ना साहब, तो क्या अदब जो है वो मजहब के साथ अदब का ताल्लुक नहीं हो सकता? कि अगर यार आपने ये पढ़ा, देखो उस बंदे को एक कवानीन है, सारा कुछ है, लेकिन आप उसको ये अदब के पैराए में नहीं आता, या अदब उसकी बेअदबी हो गई है, या उन लोगों को इस बारे में पता नहीं था, या जो पढ़ाने वाले थे या उन्होंने सिखाने वाले थे उन्होंने नहीं सिखाया गया। मेरा अगर सवाल क्लियर हो गया आपको कि अदब और मजहब का आपस में क्या ताल्लुक है? जी आप जरा, हाँ जी अनम्यूट कर लें। हाँ, अदब जो है वो, अदब की बात तो हम तब करें जब अदब तक रसाई हो हमारी। हाँ अदब जी पढ़ कौन रहा है, पहली बात तो ये है। जी फिर ये जो जितनी हमारी डिस्कशन हुई है ना, इसमें हमारा करिकुलम बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, बड़ी बड़ी अहम चीज है। बिल्कुल सही। मेरा, खन्ना साहब का, और हमसे थोड़े सीनियर कह लें नईम साहब या बशीर साहब, आप, हम जिस जमाने में स्कूल में पढ़ रहे थे, सिलेबस उस वक्त या करिकुलम उस वक्त भी बड़ा कोई आइडियल नहीं था, जी लेकिन इतना बाइस्ड भी नहीं था। अच्छा, फिर हमारे पास एक पीटीवी का ड्रामा होता था जो कभी कभार हम देख लेते थे, कोई मिस्टर चिप्स, वो क्या, वो एक दो इंग्लिश के कार्टून होते थे जो पीटीवी पर आते थे। उसके अलावा हमारे पास खेलने और किताबों के अलावा थोड़े पढ़े लिखे जो पढ़ने से रखते थे, का जौक रखते थे, उनके अलावा, किताबों के अलावा कोई चॉइस नहीं होती। जी जी मुझे याद है हमने इंस्पेक्टर जमशेद, ये वो कहानियां बचपन में शुरू की हम वो, और उसके बाद हमने ए हमीद को पढ़ा, फिर धीरे धीरे हम नॉवल की तरफ आ गए और कहानियां अफसानों की तरफ आ गए। और वो जो चस्का लगना होता है ना, वो हमारी एक अपनी थी, हमें स्कूल की तरफ से या करिकुलम ने बिल्कुल सपोर्ट उस वक्त भी नहीं किया था। दो चार जी कहानियां अच्छी होती थी, क्योंकि उसके अलावा और कोई हमारे पास सोशल मीडिया तो था नहीं, जी हमारा जो कोई स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा नहीं था।
तो हम तो वो कुछ ना कुछ किताबों से जुड़ गए। अब जी। मसला ये है कि जो हमारा करिकुलम है हाँ जी। वो एक तो है रट्टा बेस्ड, जी। उसमें जिंदगी से मुतालिक, लाइफ स्किल्स से मुतालिक, सिविक सेंस से मुतालिक चीजें हैं ही नहीं। मैं बहुत अच्छी। एक ये जो एसएनसी, अब आपके शायद इल्म में हो, सिंगल नेशनल करिकुलम एक बना है अब पिछले हाँ जी। 2-3 साल से, बहुत यहाँ पे शोर है उसका। हाँ जी। मैं उसकी एक रिव्यू कमेटी में भी हूँ। हमने बहुत, अब एक्चुअली यूएनओ का एक आसिम साहब या आप लोगों को इल्म में होगा कि 2030 का एक प्लान है ना, एसजीडीज जो हैं, यानी कुछ गोल सेट किए यूएनओ ने मुख्तलिफ मुल्कों के लिए कि 2030 तक आपने ये चीजें अचीव करनी। उसमें एक गोल इंक्लूसिव एजुकेशन का भी है, यानी करिकुलम सब बच्चों के लिए हो, सब बच्चों की शराकत हो, किसी खास एक मजहब को जो हमारा निसाब है वो एड्रेस ना करे। क्लास में बैठा हुआ हर बच्चा समझे कि ये मेरा ही निसाब है, मेरे लिए बनाया गया। उस पे बड़ा काम हो रहा है, बड़ी दफा रिजेक्ट हुआ, अभी फिर सिलेबस नया बन रहा है, करिकुलम बन रहा है। उसमें देखें, उसमें अब अदब या कहानी, कल परसों मैं एक सेमिनार में था, मुझे वहां भी बोलना था इसी सिलसिले में, तो मैंने वहां पर भी ये बात की थी कि हमारे पास अदब से बढ़कर कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए और बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। और उसके लिए स्कूल करिकुलम, जैसे आसम खन्ना साहब ने कुछ कहानियों का, एलिस इन वंडरलैंड का जिक्र किया और भी अगली डक का जिक्र किया, तो हमारे पास जब हम स्कूल से बच्चों को कहानी वो पढ़ाएंगे जो उन्हें इंसान बनाने में मदद करे, अच्छा इंसान बनाने में, तो सियालकोट जैसे वाकयात कम हो जाएंगे। बिल्कुल सही ठीक है। बात। और लेकिन वहां पर हम तकरीम की ऐसी कोई पर्दा चढ़ाया हुआ हमने चीजों पर, और एक खास नरगिसियत है, एक खास कि बस ये ठीक है और ये गलत है। बच्चे का इसमें कोई कसूर नहीं है। श्रीलंकन को मारने वालों का भी शायद उतना कसूर ना हो, उनकी मेंटल ट्रेनिंग ही है। अदब आपको हमेशा अच्छा इंसान बनाता है। अदब की सिलेक्शन जरूरी होती है कि हमें अदब कौन सा, बहुत खूब। आप गुलाम अब्बास को पढ़ें, आप मंटो को पढ़ें, आप बहुत से नाम लिए जा सकते हैं। आप देखें, अदब जब आप पढ़ते हैं ना, और खुसूसन जब कहानी या नॉवल या फिक्शन पढ़ते हैं, तो आप बहुत से इंसानों की जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं, या आप दूसरों की नजर से भी देखते हैं जब चीजों, तो फिर आपका दिमाग खुलना शुरू होता है और आप क्रिटिकल थिंकिंग भी करते हैं और चीजों को सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से स्कूल इस सिलसिले में ये करना तो दरकिनार, वो इससे बढ़कर नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। एक खास किस्म के जहन तैयार कर देता है, जिसमें एक नाम नेहाद तकदीस, एक नाम नेहाद तकरीम का जो है ना, पर्दा आंखों पे चढ़ जाता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। बहुत खूब। तो हमारे जी बच्चों जी का इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं जरा बात बस कंप्लीट मैं कर लूं इस जी हवाले जी से। जी जी। हमें अदब में बहुत सी चीजों को मुतारफ कराने की जरूरत है। हमें बहुत सी, उर्दू अदब में बहुत कुछ ऐसा है जो बच्चों के लिए बड़ा कारआमद हो सकता है, उन्हें इंसान दोस्त बना सकता है, उन्हें माहौल दोस्त बना सकता है। ठीक है, और माहौल को समझने में मदद कर सकता है। लेकिन हमारी चूंकि एजुकेशन की प्रायोरिटी नहीं, ठीक है, हम ऐसी कोई करेक्टर बिल्डिंग करना ही नहीं चाहते, तो हम उसी तरह का निसाब बना देते हैं, पेपर बच्चों ने देने होते हैं, उसमें ऐसे गुम होते हैं कि वो असल किताब या असल अदब तक तो पहुंच ही नहीं पाते। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये सिर्फ हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी का मसला नहीं है, ये हमारे पूरे इस खित्ते का मसला है, खुसूसन पाकिस्तानी कम्युनिटी का। मैं पाकिस्तानी मुआशरे में हम अदब से बहुत दूर हैं। ठीक है, और अदब पढ़ने वाला जो है, हमारे ज़ाहिर है बहुत से दोस्त हैं जो हर मजहब से ताल्लुक रखते हैं, अदब पढ़ने वाले लोग बहुत बेहतर इंसान होते हैं। खुसूसन मैं फिक्शन की बात करूंगा, जी बिल्कुल सही बात। जी फिक्शन आपकी जिंदगी पे बड़े गहरे असरात मुरतब करते हैं। जी जी। इन्होंने दो जो बातें की है बहुत, एक तो अदब की सिलेक्शन, और खन्ना साहब एक अदब की सिलेक्शन, और दूसरा जो है वो दूसरों की करिकुलम। नजर से जिंदगी को देखना। जब हम किसी मुसन्निफ को पढ़ते हैं, किसी अच्छा कोई फिक्शन पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, तो हम उसकी नजर से जिंदगी को देखते हैं। बाज़ औक़ात हमें जिंदगी नजर नहीं आती, या जिंदगी के वो हकायक वो नजर नहीं आते अपनी आंख से। लेकिन जब हम अदब के करीब जाते हैं और सेलेक्ट करके पढ़ते हैं, वो अच्छा अदब पढ़ते हैं,
तो फिर हमें डेफिनेटली जिंदगी जो है वो फर्क लगती है। फिर हमें दूसरों की जिंदगियां भी उतनी ही अहम लगती हैं जितनी मेरी होती है। जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि जो बहन मेरी है वो तो मेरी बहन है, कि जो दूसरे की बहन है वो भी किसी की, वो दूसरी जो औरत है वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। तो ये भी हमें चीजों को अदब ही सिखाता है। जी जी खन्ना साहब, मैं एक जो है ना वो ये जो एक दानश्वर की नजर में अदब की क्या तारीफ है, यानी कि टेक्स्ट बुक वाली तारीफ है या कोई और ऐसी आप बताएं जो जामे तारीफ हो, एक जामे जो अदब है। हम आस्ता आस्ता आगे जा रहे हैं, फिर हम जाएंगे नईम साहब की तरफ। एक जामे तारीफ जो है वो अदब की क्या होनी चाहिए, कि इंसानी जिंदगी पर इसके असरात क्या मरतब होते हैं। और मुख्तसर हम चलते हैं आगे, फिर नईम साहब के पास जाएंगे। एक बहुत बड़ा सवाल है उनके लिए। अच्छा, ये दो चीजें हैं इसमें जो आपने मुझसे पूछी हैं। एक तो अदब क्या है, और दूसरा ये इंसानी जिंदगी पे असरात क्या करता है। हाँ जी। अदब क्या है, उसकी डेफिनेशन डॉक्टर अनिल ने बहुत खूबसूरत की। जी जी। एक टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन होती है, एक आप जो है वो आम जनरल डेफिनेशन कर लेते हैं। हाँ जी। मैं आपको दो जो डेफिनेशंस है ना वो बता देता हूं, तो वो उसमें कुछ तो है वो डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी बता दिया है। देखें, आईना जो है ना, आईना, इसको हम इस्तेमाल करते हैं चेहरा देखने के लिए, अपने आप को संवारने के लिए। लेकिन अदब के बारे में कहते हैं कि अदब वो आईना है जो जिंदगी के सामने रखा होता है। जी। तो ये जब अदब किसी खास, जी आईना किसी खास मुआशरे और मजहब के सामने रख दिया जाता है ना, तो फिर वो अदब जो है वो नहीं रहता। ये जिंदगी के सामने रखा हुआ आईना है। दूसरी, मुझे भूल गया, ये प्रोग्राम में अभी पहले जिक्र हुआ था कि यहाँ पे हमारी एक अंग्रेजी जुबान की स्कॉलर हैं, को पिछले तकरीबन 40 साल से क्रिएटिव राइटिंग पढ़ा रही हैं इंग्लिश में। वो कहती हैं कि अदब जो है वो ह्यूमन कंडीशन जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है। इसमें सबसे पहले तो इंसान ही आ जाता है, इंसान की हालत आ जाती है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। अब रिफ्लेक्ट भी दो माने देता है, एक तो उसका अक्स है और दूसरा ये है उस पर बातचीत करता है। ठीक है, तो ये अदब की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। लेकिन मैं वो जो पहले बात कही है कि अदब वो आईना है जो जिंदगी के सामने रखा होता है। अब बात ये हुई कि अदब करता क्या है। इटली के एक प्रोफेसर है जोसेफ लुटजी। जी जी। वो, उनके माँ बाप वो बहुत छोटे थे तो अमेरिका में आ गए। गरीब फैमिली थी, पढ़े लिखे नहीं थे। तो जोसेफ लुटजी ने इटली के बारे में अपने उसका बाप अनपढ़ था लेकिन बहुत बड़ा स्टोरी टेलर था, वो बहुत कहानियां सुनाता था। आपने गांव में देखा होगा, वो बाबे बैठ के बड़ी बड़ी पुरानी कहानी सुनाते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो वो जोसेफ लुटसी को सुनाया करता था। गरीब फैमिली थी। अब जोसेफ लुटसी इटली तो जा नहीं सकता था, अमेरिका में बैठा हुआ था। ये बड़ी अहम बात है जो मैं करने लगा हूं अपने व्यूअर्स के लिए जो सुन रहे हैं, जी जी। कि उधर एक लाइब्रेरी थी। हाँ जी। तो जोसेफ लुटसी वहां से जाके इटली के बारे में किताबें लेके पढ़ा करता था अंग्रेजी जुबान में। जी। मैं कहना चाहता हूं कि अदब आपको वो पर अता कर देता है कि जिन जगहों पे आप नहीं ना जा सकते। अदब आपको वो पर अता करता है कि आप उड़ के उन जगहों पे पहुंच जाते हैं। उसने इटली देखे बगैर अदब के जरिए से, किताबों के जरिए से इटली के बारे में अपना जो है वो इल्म हासिल किया। बहुत खूब। और शायद हो सकता है कि वो उधर जाके वो उतना ना देख पाता जितना उसने किताबों से देख लिया। तो पहला अदब का ये है कि ये हमें उन जगहों पे ले जा सकता है पहला जहां उसका पे हम असर जो है। जी जी जी। हाँ, भी वो आपको वो पंख अता करता है कि आप उड़ के उधर जा सकते हैं। अच्छा, अब जोसेफ लुटजी साहब जो है, ये नौजवान, शादीशुदी इनकी होगी। इस बंदे की जिंदगी में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, बहुत मशहूर प्रोफेसर है इधर यूएसए में, इंग्लिश लिटरेचर में फिर उन्होंने पीएचडी की और इटालियन हिस्ट्री पढ़ी। एक लड़की से इन्हें बहुत मोहब्बत हो गई और शादी हुई, और तकरीबन वो 8 माह से 8.5 माह से प्रेग्नेंट थी इनकी बीवी। और एक दिन वो कॉलेज में लेक्चर दे रहे थे तो उनको पता चला कि उनकी बीवी जो है उसका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। अब
वो वहां पे भागे हैं, तो लेकिन उनके जाने से पहले उनकी बीवी की डेथ होगी और वो एक छोटी बच्ची छोड़ गई उनके लिए। अब जोसेफ लुटजी साहब कहते हैं कि मुझे ऐसे लगा कि मैं अपनी जिंदगी के बहुत ही तारीक राह पे चला गया। उन्होंने लफ्ज नहीं, फिक्रा यूज किया, इन द डार्क वुड। अच्छा, ये जो इन द डार्क वुड फिक्रा है ना, दुनिया की एक बहुत बड़ी किताब है शायरी की, दांते की डिवाइन कॉमेडी। ये फिक्रा इन द डार्क वुड दांते की डिवाइन कॉमेडी में यूज हुआ है। अच्छा। अब देखें जोसेफ लुटजी की जिंदगी की मुश्किल तरीन में, जब वो इन द डार्क वुड, दांते जब जहन्नम से गुजरता है ना, तो वहां पे उसने ये फिक्रा लिखा है, इन द डार्क वुड। अब उसकी जोसेफ लुटजी की जिंदगी की जो डार्क वुड है ना, वो हम सब की जिंदगी में तारीक रस्ते आते हैं। नईम साहब पास्टर हैं, थोड़ा रिलीजियस लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये मेरी जिंदगी की गतसमनी है। दांते ने उसको इन द डार्क वुड लिखा है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी की गतसमनियों से गुजरते हैं। अब जोसेफ लुटजी की हेल्प कौन कर रहा है इस चीज में? जोसेफ लुटजी की हेल्प कर रहा है दांते, जिसको उसने बहुत पहले पढ़ा था। दांते को, दुनिया के अजीम शायर को, बड़ा शायर था ना, अजीम शायर को उसके शहर से निकाल दिया गया। तो दांते ने फील किया वो भी जिंदगी से पता नहीं निकल के कहां पे, किस तारीख जगह पे जा पड़ा है। ठीक है, तो अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, एक बंदा जिसने 700 साल पहले किताब लिखी है यार। अगर आप टाइम में, कहते हैं जी कौन सी मशीन है आप बनी जो आपको टाइम में वापस ले जाएगी साइंस में, यहाँ पे अदब साइंस के बिल्कुल साथ खड़ा है यार। 700 साल पहले एक इटली देखना तो दांते की डिवाइन कॉमेडी पढ़ लो। अदब आपको जमाने में वापस ले जा सकता है यार, अदब का ये काम है। देखे कितना ये आपको वहां ले जा सकता है जहां आप जा नहीं सकते, जिस जमाने में आप वापस नहीं जा सकते, अदब आपको वहां पे भी ले जाता है। और फिर बड़े बड़े किरदार जो है, दांते ने, उसने जो अपना बड़ा अदब क्रिएट किया, डिवाइन कॉमेडी अदब में बहुत मशहूर है। तो दांते की जिंदगी देख के जोसेफ लुटजी को जो है वो हौसला मिला है कि दांते ने कहा था कि बंदा डार्क वुड में, तारीकी में गिर जाता है, लेकिन असल काम जो है ना वो तारीकी से बाहर आना है। असल काम जो है तारीकी से बाहर आना है। और वो दांते तारीकी से बाहर निकलता है। वो अपने जिस शहर से उसको देश निकाला दिया होता है, उसके बाद दांते जो है वो बहुत बड़ा जो अदब है वो क्रिएट करता है। तो अदब के ये मैं भी ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये आपको वहां ले जा सकता है जहां आप जा नहीं सकते, जिस जमाने में आप नहीं जा सकते उसमें ले जाता है। और वो कैरेक्टर फिर आपके साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल सही बात। बड़े किरदार जो हैं वो आपको जिंदगी में हौसला देते हैं। डॉक्टर अनिल ने खूबसूरत बात कही थी कि जो अदब पढ़ने वाले फिर लोग होते हैं ना, वो इस तरह का ये नेगेटिव, जो बेसिकली एक अच्छे इंसान होते हैं, क्योंकि उनको किरदार मिल जाते हैं उसमें, वो किरदार होते हैं जो है। हाँ, इवन दांते को भी जब वो जहन्नम में सफर करता है, तो एक और अदब का बहुत बड़ा नाम है वर्जिल, तो वो जो है वो दांते की मदद करता है उस जहन्नम में गुजरने के लिए। तो बहुत अच्छा खन्ना साहब, आपकी जो है ना वो अदब जो है वो पर अता करता है, वो पंख अता करता है, जहां हम नहीं जा सकते वहां तक जा सकते हैं। तो कलमकार इंटरनेशनल के आज के प्लेटफॉर्म पे आजम खन्ना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो बातें हैं, मैं चाहता हूं कि हमारा जो कलमकार इंटरनेशनल है, ये आम सा कोई प्लेटफॉर्म या तंजीम ना हो, बल्कि ऐसे ही खूबसूरत बातें जो लोगों के लिए और खासतौर पर नौजवान नस्ल के लिए फायदेमंद हो। नईम साहब, मैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो मसीही हैं अदब में जिन्होंने अपना किरदार अदा किया है और उनका नाम जो है वाकई वो सिनारे हरूफ में लिखा जाना चाहिए था, नहीं लिखा गया, तो आप जरा बताएंगे कौन से अदीब थे जिन्होंने हमारे मसीही उदबा ने काम किया, जो हमारे इस पाकिस्तान की, जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, उन्होंने काम किया, पाकिस्तान के लिटरेचर में काम किया, अदब में काम किया, उसमें ड्रामा निगार भी हैं, कहानी नवीस भी हैं। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली यही हमारा टॉपिक भी था, लेकिन उससे पहले आपकी इजाजत से मैं 1 मिनट के लिए अभी
जो बात हो रही थी पाकिस्तान में बच्चों के अदब के बारे में, जी, जी, अगर जी। आप इजाजत दें तो 1 मिनट जनाब, के लिए मैं जी, जी, बात जी, करना जी, सर। चाहूंगा। तो उसमें जब बात हो रही थी प्रियंका कुमारा की, श्रीलंकन सिटीजन की, जी, तो बात ये की गई थी कि उसमें जिन्होंने मारा है उसे उनका कसूर इतना नहीं है। ये वो है जो जिन्होंने उनकी तरबियत की है और उनको अच्छे बुरे की या इस किस्म की बातों के बारे में उन्होंने तहकीक की, वो उस तरफ लाया ही नहीं गया। तो इस हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ सर, हमने अपना बचपन सारा, लड़कपन, जवानी सारी पाकिस्तान में गुजारी है। तो बच्चा 4, 5, 6, 7 साल का होता है तो या उसके हाथ में वो छुरे वाले, वो क्या छुरे